सारे आ रही है आवाज? ये आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सदत भाई। तो मैं कंटिन्यू रहा ना। जी जी जी। जब जब ऐसा लगा कि भूपेश बघेल नाम का एक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है जो गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को जमीन पे साकार करने के लिए संकल्पित होता है, तो पूरे देश में इसकी का हलचल होता है। और कांग्रेस की एक राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा इसको राज्यसभा में लाती हैं, और वहां से लोग गूगल करने लगते हैं कि भाई ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी नाम की योजना क्या है, जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी वो योजना थी। अभिषेक जी, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, आपकी योजनाएं सर्वोपरि हैं, आपके विचार सर्वोपरि हैं। वो योजनाएं जमीन पे धरातल तक नहीं पहुंच पाई, जैसे उसका नुकसान हुआ। दूसरी बात, मैं पहले ही बताया कि ना मैं आज कांग्रेसी हूँ, ना भविष्य में ऐसा संकेत मिलता है कि मैं कभी कांग्रेस में जाऊंगा। पूर्व प्रधानमंत्री शरदे चंद्रशेखर के सिपाही हूँ, और सीधी सीधी बात कहता हूँ, वहां जाके फिट भी नहीं हो सकता और भाजपा में जा ही नहीं सकता। तो हमारी एक धारा अलग है। हम वो लोग जो राष्ट्र निर्माण में कुछ अच्छा काम करते हैं, गांधी की बात करते हैं, उसको जमीन पर उतारते हैं, तो उनसे लगता है कि एक रिश्ता बनता है। सिर्फ मोदी को गाली दे के, अपशब्द कह के और कोसने से बात नहीं बनने वाली है। कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी बात, अभिषेक जी, सत्ता परिवर्तन का केंद्र छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होगा, इसी इसका की आहट न सत्ता के लोगों को थी, न जो अभी सत्ता में आए थे इनको थी, न आप जैसे संजीदा पत्रकारों और राजनीति को समझने वालों को थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2-4 दिन पहले ही दिल्ली से लौटा था, तो चीजों को समझ पा रहा था। जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा थी, वो कह रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कुछ उलट पुलट हो सकता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन ये जो धराशायी हुआ, इस धराशायी होने में मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भाजपा की जीत नहीं हुई है। कांग्रेस का आपसी विवाद, खंडित होना और कथनी और करने में अंतर इनको ले डूबा। इनको चिंतन करना पड़ेगा, वरना 2024 की राह कठिन है, कठिन है, कठिन। बिल्कुल। ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे, जैसे किसानों का कर्जा माफ होगा, धान पर मिलेगा 3200 रुपए प्रति क्विंटल, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी। इस तरह के जो ये वादे थे, 200 यूनिट बिजली फ्री, सभी स्कूलों को केजी से पीजी तक शिक्षा मुक्त, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी। तो इनका जनता में कोई असर शायद दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखाई दिया, ऐसा नहीं। देखिए, मैकेनिज्म है, पॉलिटिक्स एक मैकेनिज्म का सिस्टम है। आप जो बात कह रहे हैं वो बात गांव, किसान, देहात तक पहुंचे कैसे? आप अपने निकम्मेपन को, आप अपने कार्यकर्ताओं के निकम्मेपन को, समन्वय नहीं था बड़े नेताओं में और कार्यकर्ता में, समन्वय नहीं था, बात पहुंच नहीं पाई। भाई जिस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन जिस राज्य में होता है, वहां धाराशाही आप हो गए। देश भर के 11,000 के कार्यकर्ता पहुंचते हैं नया रायपुर में। आप चिंतन करते हैं, नया रायपुर अधिवेशन करते हैं, ऐतिहासिक अधिवेशन करते हैं। आपका एक नया गांधी परिवार से अलग एक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है। इतना चिंतन करते हैं यहाँ कि जिस जगह पे चिंतन किया उसी में वहीं डूब गए। कारण क्या है कि चूंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे यहाँ भी डॉक्टर लोहिया के जमाने से लेके आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया जयप्रकाश होते हुए चंद्रशेखर तक का जो सिलसिला था, जॉर्ज का सिलसिला था, तो शिविर होता था, ट्रेनिंग होती थी कार्यकर्ता की। जब सारा खेल पूंजी से सत्ता और सत्ता से पूंजी के इर्द गिर्द है, तो ये जो हाल आज कांग्रेस का हुआ है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगला अगला हाल यही भाजपा का होगा। जब खेल जी परिक्रमा की राजनीति है। आप एक बात, मैं अभिषेक भाई, मैं आपकी ये जानकारी में एक इजाफा करता चलूं, 24 सितंबर को, और जो साथी होंगे, चिंतन वाले साथी होंगे, सारे जिम्मेदार लोग हैं, 24 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने एक बहुजन डायलॉग कराया
क्या कहते हैं भाई? जी कहाँ कराया? जी। दिल्ली के जवाहर भवन में। हम्म। देश भर से वैसे जी लोग जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं उन लोगों को बुलाया। इत्तेफाक से मेरा भी नाम, जो नाम है मुसलमान हूं, तो उसी में हमको भी बुला लिया, मैं भी गया। कांग्रेस पार्टी जी के बड़े नेता के राजू साहब और उनके जो SC के जो प्रेसिडेंट हैं राकेश लिलोटिया, उनकी मौजूदगी में तमाम और बड़े लोग। कांग्रेस, वहां ये तय होता है कि कांग्रेस अब बहुजन की राह पे चलेगी। क्या भाई बहुजन की राह पे चलेगी? कि भाई जो जो राह मान्यवर कांशीराम ने दिखाया था SC ST OBC का, अब कांग्रेस उसी राह पे चलेगी। बहुत बहुत अच्छी बात है साहब। बड़े लोगों ने तालियां बजाई SC ST OBC के लोगों ने, और आए आप और आके आपने, जब आपकी एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई तो आपने यहाँ 10 ब्राह्मण को टिकट दे दिया। तो कैसे जी। विश्वास हमारे आदमी, जी सही बात है। कैसे ये विश्वास ऐसा आदमी हुआ करे? था। हमारे साथ पीके यादव जी हैं। मैं पीके यादव जी से बोलना चाहूंगा कि आप इस विषय पर कुछ विचार रखें। आई रिक्वेस्ट मिस्टर पीके यादव जी to put some light in this subject regarding Chhattisgarh election result and election manifesto promises. जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? Yes, yes. ठीक है। मैं तो स्तब्ध हूँ जो परिणाम आए हैं। अभी आशुतोष ने ऑनलुकर में एक अच्छी समीक्षा प्रस्तुत की है कि क्या कारण हो सकते हैं। शायद बीजेपी के पास एक साइंस ऑफ इलेक्शनियरिंग नया परस्यूट है जिसके इन्वेंटर वो हैं। तो उसमें सारी बातें अच्छी हैं, जैसे पोलराइजेशन ऑफ थिंकिंग, विक्टिमहुड कार्ड, ये सारे प्ले करते हैं विनिंग पार्टी वाले। लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं उनके साथ वो है संगठन, एग्जैक्टली। एग्रेसिव संगठन, जी आक्रामक। सही गलत की बात न कीजिए कि वो सही है कि गलत है। वो संगठन है जो आक्रामक है और ये सब करने में एकदम हिचकिचाता नहीं है और किसी स्तर तक जा सकता है। इसकी निंदा होनी चाहिए और इसकी सराहना नहीं की जा सकती है। संगठन की तो सराहना कीजिए, संगठनात्मक जो उनका वो है ढांचा है उसकी सराहना कीजिए। हर दल में ऐसा प्रयास होना चाहिए कि संगठन हो, और जैसा सदाब भाई ने कहा कि उसमें ट्रेनिंग हो कार्यकर्ताओं की, ये होनी चाहिए। लेकिन दिशाएं उनकी सही हैं कि नहीं है ये एक खुली बात है, और आप सबको मालूम है कि क्या दिशाएं वो लेते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पॉलिसी जो है वो देखिए वेलफेयर ओरिएंटेड होनी चाहिए। हम अभी तक क्यों हमने एनेबल नहीं किया है अभी बाय एडमिशन ऑफ द रूलिंग कॉम्पनसेशन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की तरफ निगाह रहती है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये एक तरफ तो अच्छा है कि आप वेलफेयर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी रियलाइज कीजिए कि आपने लोगों को इस स्तर पे रखा है, आर्थिक स्तर पे, जहां वो 5 किलो से कॉम्पेंसेटेड फील करते हैं। वो महसूस करते हैं कि उन्हें बड़ी मदद मिल रही है सत्ता से। तो ये थोड़ी एक बात है जहां फोकस होना चाहिए। और हमारा ख्याल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं विपक्ष के लोग ठीक ठाक। वो सोचते हैं कि जनता तो तंग हो गई है, अब वो स्वयं शायद करवट बदल देगी। ऐसा नहीं उम्मीद करना चाहिए। आपको डाउन टू अर्थ आपको कनेक्ट करना जरूरी है। अगर आप जनता को समझाना चाहते हैं तो आपका शायद एक सक्रिय कार्यकर्ता हर गांव तक, हर कस्बे तक, हर मोहल्ले तक पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल। बूथ मैनेजमेंट अब उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। दूसरी, ये आप कह सकते हैं कि उनके पास इतना पैसा हो गया है इस वक्त, जो कि सच है। इतना पैसा हो गया है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप मैन पावर यूज कीजिए ना। मैन पावर भी तो एक कैपिटल होती है, उसको भी यूज कीजिए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये सब चीजें लॉजिकल हो सकती हैं, इनके बियॉन्ड जाके सोचें तो अभी बहुत सी संदेहास्पद प्रविधियां हैं जो इस्तेमाल की जा रही हैं, और उन पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। संक्षेप में कहा जाए तो ईवीएम्स पे हम फाइनल क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं किसी को। उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए और शुचिता होनी चाहिए इलेक्शनियरिंग में। लेकिन ये जरूर है कि आप
केवल इसलिए कि हार गए कह दीजिए कि दूसरे में कोई कुवत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दूसरे ने अगर अपने पॉजिटिव कुछ फीचर्स यूज किए हैं तो उससे सीख लेने की जरूरत है। और हमारा ख्याल है कि अभी विपक्ष कहने को तो एक संग ये इन्होंने अलायंस बना रखा है, गठजोड़, लेकिन आप सोचिए कि जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है, क्या वहां दूसरी पार्टीज का कैंडिडेट जाके इलेक्शन कैंपेन करेगा? जहां दूसरी पार्टी के लोग हैं वहां पे क्या कांग्रेस के लोग जाके कैंपेनिंग करेंगे या छोड़ देंगे उसी के बल पे? ये बहुत जरूरी बात है। ये अभी भी भ्रामक सी बात है जो इंडिया अलायंस बना हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। और इसी की वजह से मुझे क्या लगता है कि शायद कुछ एक सीटें कांग्रेस हारी भी, ये मध्य प्रदेश में मैंने देखा है। और ये स्थिति स्पष्ट अगर नहीं हुई तो ये इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व जमीन पर नहीं दिखाई देगा। वो भले ही पेपरों पर बन जाए, लेकिन बिल्कुल जमीन पर अस्तित्व नहीं दिखने वाला। मेरे साथ सुनील जी हैं, सुशील जी। मैं सुशील जी से अनुरोध करूंगा, सुशील जी कृपया इस विषय पर अपने विचार रखें, क्योंकि ये विचारणीय विषय है। पूरे सर्वे फेल हुए और सारे आंकड़ों को धता बताते हुए बीजेपी ने वहां सरकार बनाई, तो वो कौन से कारण रहे? सुशील जी। देखिए, 3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि भाजपा को इस तरीके की सफलता मिलेगी। पर एक बात यह भी जरूरी है कि कांग्रेस भी जिस तरीके से आत्मविश्वास में थी और जिस तरीके से उसने इस बार 75 पार का नारा दिया था, तो मैंने कई बार ये कहा था कि इस बार 75 पार का जो नारा देकर आप अपने लिए एक लक्ष्य बता रहे हैं, लेकिन उससे कार्यकर्ताओं में कहीं शिथिलता आ रही है कि हम तो बस जीत रहे हैं। जीतने के लिए जो जज्बा चाहिए था, जिस तरीके से प्रयास करना चाहिए था, वो प्रयास नहीं है। दूसरी बात कि जब अभी सभी को ये कह रहे हैं कि जब सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में पूरा कांग्रेस का जीतना सुनिश्चित है, तब भाजपा ने अपनी पूरी ताकत और जबरदस्त तरीके से छत्तीसगढ़ में लगा दी। उन्होंने राजनीतिक तौर पर जितने प्रयास करने चाहिए किए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि कांग्रेस की जो कुछ कमजोरियां थी, उन कमजोरियों पे ज्यादा ध्यान दिया। अर्थात ये जो छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल उभर कर आ गए थे, इन दलों के साथ उन्होंने एक प्रकार का समझौता किया और उनको आगे बढ़ाया, और उन दलों ने कांग्रेस का बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात ये कि एक बड़ी बात छूट रही कि यहाँ पे जो 32% आबादी आदिवासियों की है, और इसलिए पिछली बार कांग्रेस को बस्तर और सरगुजा में बहुत अच्छी सफलता मिली थी, और यह बात शुरू से पता थी, महीनों पहले से पता थी कि हमें आदिवासी क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। भाजपा को इससे सफलता मिली कि वो मूल आदिवासी और जो धर्मांतरित आदिवासी इनके बीच में विभेद कर दें, और माना जा रहा था कि धर्मांतरित आदिवासी तो पूरी तौर पर कांग्रेस आते हैं, लेकिन अंत में हुआ ये कि धर्मांतरित आदिवासी भी कांग्रेस के साथ नहीं आए, क्योंकि जब धर्मांतरित आदिवासियों के शव उनके कब्र से निकाल के बाहर फेंके जा रहे थे, जब उन्हें पूजा नहीं करने दिया, जब खेती करने दी, तब कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया, कोई समर्थन नहीं दिया। और इससे एक बड़ा मैसेज चला गया कि कांग्रेस इस तरीके से जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है, उसके चलते उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बड़ी बात, अभी बार बार ये बात कही जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि इतना आत्मविश्वास के साथ लगा कि हमने पूरे गांधीवाद को जमीन पे साकार किया है, हमने किसानों के लाभ के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं और मजदूरों के लाभ के, लेकिन उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। ये बार बार बात आती रही कि नरवा घुरुआ बारी जो एक बहुत अच्छी योजना है, वो वास्तव में कितने सक्षमता के साथ, कितनी सफलता के साथ क्रियान्वित कर रही है। और इसीलिए जब मैनिफेस्टो में ये सारी बातें आई, तो उन मैनिफेस्टो की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। एक और बड़ी बात है जो मैं ऑन रिकॉर्ड तो कह रहा हूँ कि हमेशा इस वक्त वोटर ने दोनों ही
मुख्य राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो की तुलना की और उसमें ये पाया उन्होंने कि हाँ, हमें भाजपा के मैनिफेस्टो में लाभ दिखाई दे रहा है। और यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड हो चुका पहले बोल चुका हूँ और ये सबको पता है। और हो रहा है कि बाद के समय में इसको गौर करेंगे कि बाद के समय में ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो बहुत आगे थी, चुनाव के ठीक दूसरे चरण के पहले ऐसे लगा कि कांग्रेस भाजपा के प्रयासों के, भाजपा की कोशिशों के लिए प्रतिक्रिया दे रही है। यानी बजाय एक आगे पहल करने के लिए जो शुरू में पहल थी, वो पहल बाद में प्रतिक्रिया हो गई। और ये जनता को समझ में आने लगा कि कांग्रेस इस वक्त पहल करने के बजाय प्रतिक्रिया कर रही है। कि भाजपा ने कहा कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान, तो 3200 रुपए क्विंटल धान। भाजपा ने कहा महतारी वंदना योजना के अंदर 12,000 रुपए साथ, तो कांग्रेस ने ठीक दिवाली के दिन चुनाव मतदान के 5 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि गृहलक्ष्मी योजना 15,000। ये लेकिन ये जो मैसेज है, ये मैसेज भी अंदर तक नहीं पहुंचा। जो बार बार यहाँ पे मेरे से पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे थे कि ये जो मैसेज है, ये मैसेज भी अंदर तक नहीं पहुंचा। और उसके लिए जो मैंने कहा कि एक मन में इस तरीके से आत्मविश्वास हो गया कि हम तो जीत रहे हैं। और भाजपा ने ठीक उल्टा हुआ, जब उनको लगा कि हमारी जीत की कोई संभावना नहीं है, कोई सर्वे हमको बढ़त नहीं दे रहा है, तब उन्होंने अपनी जितनी ताकत है हर प्रकार से, एक छोटे से राज्य में प्रधानमंत्री ने 9 बार मीटिंगें की, गृह मंत्री ने बड़ी बात की, 12 से अधिक मंत्री लगातार पड़े रहे, और पूरे जितनी भी उनकी जो लगातार उनकी वेल आयल्ड मशीनरी है इलेक्शन की, वो उनकी कार्यकर्ता रही। सही बात है। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, बड़ी बात है कि कांग्रेस को बार बार ये लगता रहा कि देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट इट, कि हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और यही मैं बड़ी बात करूं कि यही बात कांग्रेस के विरुद्ध गई कि उनको लगा कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर थी और कुछ जानकार लोग इस बात से अच्छी तरीके से परिचित थे। जी बिल्कुल। मैं अनुरोध करूंगा भास्कर जी से। भास्कर सिंह जी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, और ये उनका क्या नजरिया है छत्तीसगढ़ इलेक्शन को लेके। और उसके बाद हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी ने ज्वाइन किया है। मैं प्रदीप शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि प्रदीप जी, आप छत्तीसगढ़ सरकार के साथ काफी उच्च जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन ये जो जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी और मीडिया में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही थी, वो अचानक ये एंटी इनकम्बेंसी ये चुनावी परिणाम के तौर पर कैसे दिखाई दी, और क्या ये कहीं ना कहीं ये सारे रणनीतिकारों की विफलता है या फिर और कोई वजह रही। मैं प्रदीप जी से पहले कहूंगा कि प्रदीप जी, आपसे आग्रह है कि इस विषय में अपनी बात रखें। मैं प्रदीप जी का परिचय भी देना चाहूंगा। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सलाहकार थे, और इससे पहले भी सरकार में ये सलाहकार के पद पर काम कर रहे थे। प्रदीप जी। धन्यवाद। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी आ रही। जी। पहला तो ये है कि छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ, वो उसके नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये बात ये भी बताता है कि हम जो किसी भी मेथड से असेसमेंट करते हैं, उसका जो सैंपल साइज होता है, उसका जो मॉडस ऑपरेंडी होता है, हो सकता है कि वो वैसा ना हो जैसा रिजल्ट होता है। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार प्रूव हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो मुझे लगता है कि जो वोट का डिफरेंस आया है, कांग्रेस ने अपना वोट परसेंटेज कम नहीं किया है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, बहुत माइन्यूटली 0.9 समथिंग इस तरह का कुछ हुआ है। ठीक, तो वोट परसेंटेज तो कम नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा का वोट परसेंटेज एकदम तेजी से बढ़ा है।
जो एकदम तेजी से बढ़ा है वो किन इलाकों में बढ़ा है, ये देखने जैसी चीज है। ये सामान्य तौर पे शहरी इलाकों में ज्यादा, या उन इलाकों में बढ़ा है जहाँ पर थोड़ा सा कम्युनल पोलराइजेशन हो गया था, जैसे कवर्धा में बढ़ा है, जैसे शहरी इलाकों में रायपुर में बढ़ा है। यदि इन इलाकों को आप छोड़ देंगे तो भाजपा का वोट परसेंटेज भी बहुत नहीं बढ़ा है। तो इसको देखते हुए ये समझ में आता है। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 तो इसको देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि चूंकि सैंपल साइज में शहरों का जो वोट परसेंटेज था उसको न्यूट्रलाइज किया गया था, वहां वोट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़े। 67,000 से जीतने वाले लोग, हम एक दिन पहले वो खुद ही कह रहे थे कि हम 2-3 हजार वोटों से जीतेंगे, और जब रिजल्ट आया तो 67,000 वोटों से जीते। तो शहर के जो वोट परसेंटेज बढ़े वो बीजेपी के वोट परसेंटेज में बहुत तेजी से बढ़ोतरी 10% के आसपास दिख रही है। और गांव में देखेंगे तो वो वोट परसेंटेज शायद आसपास ही है, कम या ज्यादा नहीं। दूसरा, लगभग 8 सीट ऐसे हैं जहां पर जीत हार का फर्क 3,000 से कम का है। 8 से 10,000 सीट, 10 सीट ऐसी। अब वो 10 सीट को यदि आप 35 में जोड़ लेते तो 45 हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं वो बड़ा फर्क था। आज हम जब इलेक्शन के बाद गांव में घूम रहे हैं, या जो लोग हमसे मिलने आते हैं, तो बहुत आश्चर्य में है, दुखी भी हैं। इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए कि उनको लग रहा था कि ये सरकार तो आ रही है, और ये सरकार आ रही है इसलिए वो बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से जाके उस तरह की वोटिंग नहीं की जिस तरह के करना था। सरकार, ये ज्यादा ही थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था सब लोगों में कि सरकार तो आ रही है। ये भी एक सीख है कि जब बहुत अच्छा माहौल हो और चारों तरफ ओवर कॉन्फिडेंस का माहौल हो, तो वोटिंग का जो परसेंटेज है उसको ध्यान से देखना चाहिए कि जो वोटर किसी एक पार्टी का है, ध्यान से ये देखना चाहिए कि वो अपना प्रॉपर अपनी बातें रख सके। ये दो चीजें अभी मुझे समझ में आ रही है। तीसरा, मुझे एक चीज और लगता है, वो ये है कि कास्ट एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत दिनों से समाज में, खासकर राजनीति में, एन ब्लॉक एक फॉर्मेशन मान लिया गया है। तो ये जो चुनाव है, जैसे ओबीसी एन ब्लॉक मानते हैं लोग, तो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से एन ब्लॉक किसी एक समाज ने किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग किया है। जैसे आप यदि खुज्जी से चले जाए तो खुज्जी के बाद, खुज्जी में साहू जीतते हैं, डोंगरगांव में साहू जीतते हैं, उसके बाद भी 5 साल साहू जीतते हैं। लेकिन जैसे ही आप बेमेतरक क्रॉस करते हैं तो सारे साहू हारना शुरू करते हैं, यानी कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ के साहू वोट दे रहे हैं किसी एक चीज को लेके, दूसरी तरफ के साहू वोट नहीं दे रहे किसी एक चीज को लेके। इसका ये मतलब है कि उनकी जो बीरनपुर की घटना हो या कोई भी, जिसमें एक साहू लड़के का मर्डर हो गया था, लोग कहते हैं कि वो काफी प्रभावशाली हो गया, उस तरफ के 6-7 सीटें हार गई। वो भी एक हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक विशेष मुद्दा एक विशेष जाति को किसी एक राज्य में एन ब्लॉक वोटिंग करने पे वो करता है। एक और बात है कि सरगुजा हारे 14 के 14 सीट। सरगुजा एक ऐसी जगह है जहाँ पर टी.एस. सिंहदेव बहुत प्रभावशाली नेता थे, पर बहुत जी सारी चीजें ऐसी हुई कि वहाँ भी लोगों के अंदर उस पूरे फैक्टर को लेके एंटी इनकम्बेंसी थी, और वहाँ 2-3 गुट बन गए थे जो टी.एस. सिंहदेव जी को बहुत पसंद करते थे। ऐसे भी लोग थे जो उनको पसंद नहीं करते रहे होंगे। तो कांग्रेस वहाँ पर जो है थोड़ा विभाजित दिखती थी, इसलिए सरगुजा का 14 का 14 सीट चला गया। तो 8 सीट मैदान के, 14 सीट को वहाँ के, इन दोनों के यदि आप मिलाते हैं तो आप ठीक ठीक 21 सीटें पहुंच जाते हैं। उतने में तो आप, नहीं, सरकार 55 सीटें बना रहे थे, यही आप पहले कह रहे थे। तो ये जी जो है आपका बहुत जो आ रहा था, फर्क नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हुई है उसमें यहाँ पर थोड़ा ड्रिफ्ट दिखता है। जी जी
ये माइक्रो मैनेजमेंट की बात है सारी, और कहीं ना कहीं ये माइक्रो मैनेजमेंट और जो एक पब्लिक परसेप्शन साइट पर, और ये बोलेंगे मनी इन्फ्लुएंस, या फिर बोलेंगे कि ट्राइबल पोलराइजेशन की वजह से ये रिजल्ट इस तरह से भिन्न हुआ है। ये पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। पोलराइजेशन मैं मानता हूँ कि एक तरह से कम्युनल, थोड़ा किसी किसी जगह में कम्युनल मामला हो गया, किसी किसी जगह में थोड़ा कास्ट। स्टेट में कोई बहुत मतलब एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल तो था ही नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के बाद भी मुझे ये लगता है ये चुनाव मेरे लिए ये एक बड़ी ये लर्निंग देता है कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो, आपकी योजनाएं बहुत प्रशंसित हो, लोग आपको चाहते भी हो, फिर भी यदि आपका संगठन बहुत मजबूत नहीं हो तो सरकार को वापस लौटने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी। इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, और एक एक और जो पक्ष रखा जा सकता है कि पिछले 14-15 साल में किसी भी राज्य में, शायद मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई हो। तो ये ये इशू क्या है, इस बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से बाहर का विषय है। कांग्रेस का जो पूरे देश में जो एरिया ऑफ कंसर्न है, जहाँ कांग्रेस को मेरे विचार काम करना चाहिए, वो है कांग्रेस के संगठन में एक जिस तरह से पिछले 25 सालों में बड़ी गंभीर कोशिशों की जिस तरह से जरूरत है वो दिखाई नहीं देती है। जहां जहां भी कांग्रेस जीतती है उसके बाद कांग्रेस का संगठन वैसा मजबूत नहीं रह पाता जैसे दूसरी पार्टियों का हो जाता है। यदि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर ले तो ये कांग्रेस के साथ हो जाएगा कि वो कांग्रेस को हराना बहुत मुश्किल है इस देश में। कांग्रेस का संगठन यदि ठीक हो जाए तो कांग्रेस को बीजेपी सहित सभी पार्टियां अकेले कांग्रेस को नहीं हरा सकती, ऐसा मुझे लगता है। जी। मेरे साथ कांग्रेस संगठन के एक बहुत पुराने पुरोधा जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है राम नगीना सिंह जी। ये राम नगीना सिंह जी जो थे, कांग्रेस एक ओके और सेवा दल के प्रमुख लोगों में से एक रहे। फिर इसके बाद अभी राम नगीना जी जो है वो काफी वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन संगठन के काम और जो संगठन निर्माण की जो उस समय में जो प्रक्रिया थी, उस बारे में राम नगीना सिंह जी से मैं चाहूंगा कि कुछ इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्रदीप जी ने उठाया है हमारे सामने। और इसी विषय को जितने भी पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के हितैषी शुभचिंतकों से हम बात करते हैं, तो यही विषय बार बार निकल कर आता है कि संगठन पर हम शायद काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा राम नगीना सिंह जी से, अ, आपको आवाज जा रही है? अ, अ, अभी वो शायद उन्होंने म्यूट किया हुआ है। मैं भास्कर जी से बोलूंगा। एक बात है, भास्कर मैं और आप। शायद जी मुझे थोड़ा ज्यादा पड़ेगा तो जी मैं जी कुछ और बात मुझे कहनी जी जी प्रदीप जी। है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि देश में जिस तरह की राजनीति चालू हुई है उसमें किसी भी चीज़ को देखिए हेलो। अंतिम की तरह नहीं समझना चाहिए। जैसे कांग्रेस का संगठन कमजोर है, कांग्रेस का संगठन कमजोर नहीं है। कांग्रेस का संगठन भी कमजोर होता है तो 15 साल के भाजपा के कुशासन के बाद कांग्रेस की सरकार आती नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ये है कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में आके कांग्रेस का संगठन वैसा उस समय परफॉर्म नहीं कर पाया। वो जैसे वो जी। क्रिकेट का बहुत सारा बैट्समैन होता है ना, वो हम्म। चला 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 किसी एक आध मैच में नहीं चला, जिस मैच में नहीं चला उसको फिर 5 साल वेट करना पड़ता है।
तो ये जी एक मसला है जिसको ध्यान से समझना पड़ेगा जी और फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे बैठ के आराम से। जी आज और पूछना जी है तो मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी। मैं नगीना जी से अनुरोध करूंगा कि वो संगठन निर्माण की जो वर्तमान की कांग्रेस की जो आपको कमियां दिखाई देती हैं या जो वो विषय हैं जो महत्वपूर्ण हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि ये ही इलेक्शन रिजल्ट से भी जुड़ा हुआ है और वो सेवा दल के समय में क्या तरीके होते थे। नगीना जी। आप म्यूट है अभी, अनम्यूट करिए अपने को। जी हेलो। जी जी हाँ जी, क्षमा कीजिएगा ये स्टॉप। दरअसल कांग्रेस के बारे में मैं बताऊं कि मैं जब कांग्रेस में आया था तो कांग्रेस को किसी बूथ पर बूथ कमेटी बनाने की जरूरत नहीं होती थी। किसी गांव में दूसरी किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे ही नहीं जो कांग्रेस के को compete कर सके। लेकिन 1969 में जब कांग्रेस बट गई और उसके बाद जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ और इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में जब राहुल गांधी जी का उदय हुआ, राजीव गांधी का, राजीव गांधी जी, राजीव का नहीं, उसके संजीव, उसके छोटे भाई का, संजय गांधी, संजय गांधी सर। तो संजय गांधी का उदय और संजय गांधी पर इंदिरा गांधी का पूरा भरोसा, कांग्रेस के बर्बादी की कहानी उसी दिन से शुरू होती है। क्योंकि जब वो आए तो हिंदुस्तान के जितने युवा गुंडे थे उन्हीं लोगों को यूथ कांग्रेस में नेतृत्व सौंपा गया। जो चापलूस लोग थे उनको नेतृत्व दिया गया, और वो तमाम लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो सारे के सारे क्रिमिनल थे, वो ठग थे, बदमाश थे, और उन्हीं को पदाधिकारी बनाया गया। वो इसलिए आए थे क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी, सत्ता का लाभ लेना ही उनका एकमात्र मकसद था। कांग्रेस से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, कांग्रेस के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, कोई लगाव नहीं था। तब से स्थिति बिगड़ते बिगड़ते इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में जितने भी पोटेंशियल मुख्यमंत्री थे, जितने भी पोटेंशियल नेता थे, उन सब लोगों को दरकिनार कर दिया। हर जगह उसने अपने एस मैन की नियुक्ति किया और उसी एस मैन के भरोसे वो सरकार चलाती रही। 77 में उनकी सरकार चली गई और 77 के बाद जो उनकी सरकार की वापसी हुई, उसी वक्त उन्होंने भी एक गठबंधन शुरू किया और दूसरी पार्टियों पर डिपेंड करना शुरू किया। दूसरी पार्टियों में उस वक्त तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंस उनका कम्युनिस्ट पार्टी पर था। लेकिन एक समय ऐसा आया, वो 69 में ही शुरू हो गया था, जब नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव वो पराजित हुए और बीबी गिरी चुन करके आए। तो बीबी गिरी को समर्थन देने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां इंदिरा गांधी से जाके मिल गई, और जो असली कांग्रेस था, जिसको कोर्ट ने भी असली कांग्रेस कहा था, और इस वर्षों से जो लोग नेतृत्व संभाल रहे थे, पर्सन लाइक कामराज नडार, निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल, अतुल घोष, बिहार में कृष्ण वल्लभ सहाय, उस वक्त झारखंड भी बिहार में था। तो ये हम जितने पूरे देश में पीसी सेन और हर सूबे में जो मंजे हुए लोग थे, जो कांग्रेस को चलाते थे, जो दिन रात
पूरी जिंदगी जिन्होंने कांग्रेस में समाहित कर दिया था, उन सब लोगों को इग्नोर किया इंदिरा गांधी ने, और वो सीपीआई के चंगुल में चली गई। बाद में फिर जो कांग्रेस की वापसी हुई, तो आप जानते हैं कि 2004 ईस्वी में जब यूपीए बना करके सोनिया गांधी ने सरकार बनाई, जो मनमोहन सिंह के सरकार में चली, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन वो एक पपेट थे। वो एक नगीना जी, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा लाना चाहता हूं कि जो हमारा विषय है वो छत्तीसगढ़ वो का छत्तीसगढ़ पर ही में आ रहा हूँ, घोषणा पत्र है। छत्तीसगढ़ पर ही में आ रहा हूँ। जी, तो छत्तीसगढ़ में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कांग्रेस काडर नहीं बनाती है, कहीं भी कांग्रेस अच्छे सदस्यों का चुनाव नहीं करती है। एक लंबे समय से पहले वो जो घास काटने वाला काकूट होता था, उससे काट के सदस्यता अभियान चलाया जाता था कांग्रेस का। जिसके पास पैसे थे वो अपने घर में बैठ करके मेंबर बनाता था, वोटर लिस्ट देख करके, और ये जाली और फर्जी कार्यकर्ता बनाए जाते थे जो एक्टिव मेंबर होते थे और सामान्य मेंबर होते थे। इसलिए ये एक लंबी कहानी है, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुकाबले का दूसरा कोई संगठन इस देश में नहीं बचा है। और इस देश की पुरानी जो पॉलिसी है, जो कांग्रेस भी करती थी, डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस जो जो हथकंडे अपनाती थी, और उन्हीं हथकंडों को अपनाकर आज भारतीय जनता पार्टी भी शासन कर रही है। और वही हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कहता था कि कांग्रेस हारेगी, क्योंकि रमन सिंह ने काम बहुत किया था, ये हमारे भूपेश बघेल ने काम बहुत किया था, लेकिन काम करने के लिए साथ साथ काम किया था, कार्यकर्ता नहीं बनाया था, संगठन नहीं था। बाहर से जो लोग मदद करने के लिए गए थे वो भी संगठन के लोग नहीं थे। कांग्रेस में कार्यकर्ता बचा ही नहीं। और दूसरी तरफ हर बूथ पर बिल्कुल मजे मजाए हुए लोग, आरएसएस के लोग एक एक बूथ पर वहां मौजूद थे। उनको जितनी जिम्मेदारी दी गई थी, और आज की तारीख में एक ही दल है जो दिन रात काम करता है, और दिन को भी काम जी। होता, रात को भी काम होता आरएसएस का। उससे कार्यकर्ता 24 घंटा कार्य में लगे हुए रहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर दीप्तेश वर्मा जी हैं और समृत धर जी भी हैं। मैं दीप्तेश जी से अनुरोध करूंगा कि दीप्तेश जी इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। Please put some light over Chhattisgarh Assembly election result, manifesto and mandate part. Diptesh ji. हेलो, हाँ जी, नमस्कार। अरे नमस्कार। बहुत वो इसके बारे में बात करने के लिए अभिजीत जी ने मुझे इनवाइट किया इस पे कि चीज़ों पे वो कर सके, मैं समझ सकूं इस चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि मैं उतना मेच्योर नहीं हूं कि जितने बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उसमें मैं कुछ बता सकूं। मैं अभिजीत जी को बोलूँगा कि मेरे बिहाफ पे बात करें, क्योंकि मैं अभी समझ रहा हूँ राजनीति और चीज़ें जो आप बताना चाह रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने के लिए। इसके लिए उन्होंने इनवाइट किया मुझे इस पे। मुझे थोड़ा नॉलेज है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का पैनल लोग बैठे हैं आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं दीप्तेश जी। यू आर अ मीडिया पर्सन, आपने अच्छी फिल्में बनाई हैं, सरकार 3 बनाई है, आप मीडिया से हैं। यू कैन शेयर योर व्यूज। आई थिंक वी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर यू। जो आपको सही लगता है आप बताएं। ओके सर, इतने सीनियर्स लोग हैं, बस अगर मेरी कोई गलती हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। द ओनली थिंग, मेरा एक ही थॉट है सर कि लोगों की पहुंच जो मोदी जी ने अब मैं छत्तीसगढ़ के से अगर उससे कनेक्ट होके बात करूंगा, जो अभी सर ने भी बोल रहे हैं कि उसी से कनेक्ट होके बात करें,
सो बेसिकली मुझे लगता है माइक्रो लेवल पे जो काम होता है, बिकॉज जो माइक्रो लेवल पे काम होकर चीज़ें ऊपर आती हैं, दैट्स अ रिजल्ट। तो हम लोग सब कुछ ऊपर हम होलिस्टिक तरह से देखना चाहते हैं, उसी ढंग से सॉल्व करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि माइक्रो लेवल पे जो काम होता है, लोगों की पहुंच है, जैसे ऐप भी हमने क्रिएट किया था, अभिजीत जी जानते हैं कि हम जब तक माइक्रो लेवल तक वो चीज़ पहुंचा के कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ उनको माइक्रो लेवल पे पहुंच के और उसको कंफर्म ना कर पाए या उसको प्रेरित ना कर पाए चीज़ों को आने के लिए, हम लोग क्या करते हैं कि हमने टीवी पे कुछ एजेंडाज पकड़ लिए हैं, उसी पे लोग बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि केवल वही एजेंडाज है, वो एजेंडा कुछ एजेंडाज से कनेक्टेड बढ़ के, मतलब ग्रुप होके कोई चीज़ निकल के आती है। सो माइक्रो लेवल पे जो सब टेक्स्ट है, जो उसके सब टॉपिक्स हैं, उस पे लोग ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है कि केवल लोग गैस की बात करते हैं, केवल लोग एक पेट्रोल के भाव की बात करते हैं या कुछ चीज़ों की, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन वो वो इसलिए कि सब लोग, कोई ये नहीं समझ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं माइक्रो लेवल पे। वो सब लोग सुनते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हम पेट्रोल के भाव या सामाजिक किसी चीज़ की, वुमेन एम्पावरमेंट, ये वही चार चीज़ें सब लोग बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि और बेस में जाके और उसको कैसे भी हमें पब्लिक तक लाना पड़ेगा, कि जो हम कर रहे हैं उसको कैसे पब्लिक तक पहुंचा सके। जैसे मोदी जी कुछ भी करते हैं तो उसको कैसे भी, छोटी चीज को भी इतना पब्लिक तक ला देंगे कि वो छोटी चीज ग्लैमराइज हो जाती है। सो अभी की जो पार्टी है, तो मेरा एक ही थॉट है कि हमें पहले तो जो सब टॉपिक्स हैं जो छोटे, तो वो लोग मतलब इससे ये समझ में आया कि आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस अपना पीआर बीजेपी जितना प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाई, पब्लिक रिलेशन, और इसी वजह से वो जो उन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया था वो लोगों तक पहुंचा नहीं है, और इस वजह से उनके मन मुताबिक ये रिजल्ट नहीं आया। मैं तो स्टेट बोलूंगा, ये सरकार है ना, फेसबुक और व्हाट्सएप की सरकार है स्टेट, पहली बार जब वो एंट्री ली उन्होंने, तो उस समय तो आप समझ रहे हैं केवल मीडिया के से इंडस्ट्री, क्योंकि जिस तरह से डिस्टर्ब किया उन्होंने वोट्स को, मुझे ऐसा फील होता है कि जिस तरह से डिस्टर्ब किया वोट को, और रातों रात, ये केवल एक फिल्मों में होता है कि आप एक अच्छा पीआर कर दो, अच्छा एडवर्टाइज कर दो, रातों रात वो प्रोडक्ट बहुत ऊपर चला जाता है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई फील। मैं थोड़ा सा मीडिया से कनेक्टेड हूँ, जैसा अभिजीत जी बोल रहे हैं, मैं कनेक्टेड हूँ। तो मुझे लगा कि आप जो कर रहे हो उसको सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाओ, मुझे लगता है इसकी कमी है। और लिमिटेशंस भी है लोगों के पास, बट देव क्रॉस देयर लिमिटेशन ऑन एनी लेवल टू गेट दैट, टू रीच पीपल। और हमें मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, उनको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जी, हमारे साथ सम्राट धर जी हैं, मैं उनसे सम्राट, अनुरोध करूंगा। हाँ सम्राट, आप अपना, सम्राट भी काफी अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनकी फैमिली में भी पॉलिटिशियंस लोग रहे हैं। सम्राट, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। हेलो सम्राट, आप म्यूट है अभी। ये किसका फोन है ये म्यूट? अभिषेक जी, ये रियल मी करके कोई फोन है, वहां से काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। जी, मैं उसको यार म्यूट अभी करता हूँ। शायद सम्राट को किसी टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी मेरे दो तीन चीजें मेरे दिमाग में है, आई वांट टू ऐड सम पॉइंट्स। देखिए, नैरेटिव बिल्ड होता है, जैसे अभी दीप्तेश बता रहे थे आपको। अब देयर आर तीन तरीके से नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। एक मीडिया है जो आपको एक प्रकार से आपको फ्रेम करना चाह रहा है, ठीक है। एक जनता है जो रियली कुछ बात सुन रही है और कहना चाह रही है, और एक नेता लोग हैं और हम लोग हैं जो हमको लग रहा है कि ये सही है, हम लोग अपना करना चाह रहे हैं, चाहे हमारे जैसे कंसल्टेंट हो या आप जैसे लीडर्स हो, उन सबके मन में एक चीज है। तो ये तीनों ही जगह से नैरेटिव बिल्ट हो रहा है। अभी आप, मेरे ख्याल में क्या है कि मेन चीज ये हो रही है आज की डेट में कि देर इज अ एक्शन के लिए बायस है, आदमी स्पेयर नहीं करता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो
तो वो पोलराइज हो रहा है। आप खराब काम कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी आपको नीचे लेके आ रहा है। सो इट इज अ टू वे टू प्रॉन्ग थिंग। अभी बघेल जी ने बहुत सारा काम किया, लेकिन महादेव ऐप हो गया बीच में, क्या कर सकते हैं। फिर और भी 3-4 स्कैम्स के बारे में कॉन्वर्सेशन आ गई। और इस देश में मुझे लग रहा है धीरे धीरे 2-3 चीजें बहुत जम करके आगे आने वाली हैं। एक, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पब्लिक को। पब्लिक पॉलिटिकल एक्टिविज्म जिस लेवल पे चल रहा है, आप जाके देखिए। हम लोग खाली ये जो ऊपर जो चैनल्स में बात चलती है उसमें देख रहे हैं, लेकिन जो नीचे की लेवल है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो साइकिल का छोटी दुकानदार हो, चाहे वो किसी गांव का किसान हो, हर आदमी का ओपिनियन बन रहा है, हर आदमी अपनी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस देश में 6 लाख विलेजेस हैं और काफी बड़ा एरिया जो है वो उन लोगों का है जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, जहाँ पे अधिकतर लोग मतलब आदिवासी हैं, जिनको एक अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। वो सारे लोग एक बिना सीएम की पार्टी से कनेक्ट कर लेते हैं, बिना सीएम की पार्टी से कनेक्ट कर लेते हैं। वो सारे लोग एक मोदी जी की ब्लाइंड गारंटी पे चलने लगते हैं। जिन लोगों को हमने पिछले 5 साल तक बघेल जी ने बहुत मेहनत की है। एक पार्टी आती है जो आखिरी के 1 साल में खाली नैरेटिव को और काम को ट्विस्ट करके पूरी कहानी बदल देती है। आखिरी के 48 आवर्स में उसको वहां पे खड़ा कर देती है जहां से वो जीतते जीतते हारने लगती है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो ये है, हमने बहुत ज्यादा बात की संगठन की। संगठन कैडर बीजेपी के साथ साथ शिवसेना का कैडर रहा है। हम हालात देख रहे हैं क्या हो रही है। बात सिर्फ कैडर की नहीं है, बात यह है कि जो एक सॉफ्ट हिंदू स्टैंड बीजेपी ने लिया है, उसकी जगह है वहां पे, प्लेसमेंट है वहां पे। एक ऑल्ट राइट मूवमेंट इस कंट्री में चल रहा है, एक अंडर करंट है। आप कितना भी कुछ कह लीजिए कि जातिवाद है, इस देश की राजनीति जातिवाद के ऊपर चल रही है। आज से नहीं चल रही, जब से ये देश बना है तब से चल रही है। और अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आजादी के पहले, आज से हजारों साल पहले से ये चला आ रहा है। और अगर इस देश में किसी को भी इलेक्शन करना है, सिखाना है या बढ़ाना है आगे, कोई भी कंसल्टेंट हो, उसको पीछे देख के करना पड़ेगा, पीछे देख के आगे चलना पड़ेगा। हमारे देश में महात्मा गांधी ने मास्टर स्ट्रोक मारा था जातिवादी शुरू करने के लिए। वो स्ट्रोक था जब उन्होंने नेहरू जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, जो कि एक एक कश्मीरी पंडित था। हर देश में हर कॉर्नर में पंडित हैं, हर देश में हर कॉर्नर में हर सिटी में यहाँ पर अपने यहाँ पे शूद्र लोग हैं। हर जगह पे कास्ट सिस्टम है, हर जगह पे कल्चर है, हर जगह पे पोलराइजेशन होता है। और ये कार्ड विक्टिम कार्ड की बात नहीं, ये कार्ड हर पार्टी खेलती है, हर पार्टी इसी के ऊपर चल रही है देखा जाए तो। बट अभी मुझे ये लग रहा है कि ये टाइम ऐसा आ गया है जब हम लोगों को इन चीजों से ऊपर उठ करके कुछ रियल मुद्दों पे, रियल चीजों पे आना चाहिए। जो रियल चीजें हैं वो है क्लाइमेट चेंज, जो रियल चीजें हैं वो है पॉवर्टी, जो रियल चीजें हैं इनइक्वालिटी इस देश में। आपको अंदाजा नहीं है हम लोग किस स्पीड पे चल रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। आज की डेट में एआई के थ्रू, टेक डोमिनेंस के थ्रू, आप देखिए एक जो लड़का सिंगापुर में बैठा है, सैन फ्रांसिस्को में बैठा है, जो अमेरिका में बैठा है, और एक बच्चा बस्तर में बैठा है, छत्तीसगढ़ में बैठा है, रायपुर में बैठा है, उनके बीच में कितना बड़ा फर्क है। हम अपनी आपस की पॉलिटिक्स में कंट्री को ग्रो नहीं करने देंगे तो क्या होगा, और भी ज्यादा आदमी नीचे की तरफ मूव होता चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में किसी भी कंट्री में आप जाकर के देखिए, बिकॉज ऑफ मोदी जी एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आई है। वहीं पे जाकर के आप देखिए कितनी कोशिश की गई है, हर जगह से कांग्रेस ने कोशिश की है, कई जगह पे जा करके आपने भाषण दिए हैं, कई जगह पे आपने फोकस ग्रुप किया है, कई जगह पे आपने ये किया। हर जगह पे अगर आपका नैरेटिव ही ये है कि अगेन मोदी जी इज नॉट, हु इज मोदी यार, आप देखो ना, आप अपनी कंट्री के लिए आपका क्या नैरेटिव है? क्या एसडीजी गोल्स के ऊपर आप कोई नैरेटिव बना रहे हो क्या? क्या आप इसके ऊपर बोल रहे हो कि नहीं, दिस कंट्री विल बी प्रॉस्परस कंट्री, वी विल नॉट हैव पॉवर्टी इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स? आपको पता है अमेरिका वॉज लाइक इथोपिया बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। एक चेंज था, एक चेंज, पेटेंट की वजह से आज अमेरिका अमेरिका हो गया है, और कि इथोपिया 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 जैसे ही रहता था। आई थिंक इट इज टाइम फॉर अस टू एक्सेप्ट द चेंज, इट इज टाइम फॉर अस टू वर्क ऑन द रियल ग्राउंड। हम लोगों को ये जो पार्टी का फैब्रिक है, इसको क्रैक करके, इसको हटा करके एक जेन्युइन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे कोविड हुआ है, वैसे ही एक बड़ा मसला आएगा जो कि पूरे के पूरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अनस्टेबल कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सही कर रही है, गलत कर रही है, पर मुझे ये जरूर समझ में आ रहा है कि बीजेपी काम कर रही है।
और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस काम कर रही है, जबकि कांग्रेस काम कर रही है, मुझे मालूम है, क्योंकि दे वांट टू विन इलेक्शन, पर वो दिखाई नहीं देता, वो समझ में नहीं आता, लोगों को महसूस नहीं होता है। तो ये खाली बात कहने की नहीं है, बात मेरे को, ये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एज अ पार्टी से ऊपर उठ करके एक जेन्युइन चीज को लेते हुए और अपनी अपनी माइंडसेट को लेते हुए हर 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 इंफॉर्मेशन अगर हमारा आइडिया चेंज कर दे, हमारे जैसे कंसल्टेंट है हम ही कंफ्यूज कर देते हैं। हर बार क्या होता है, एक नई वेव आती है, उसकी वजह से एक नया एक्शन आता है, फिर एक नई वेव आती है, फिर एक नया एक्शन आता है। आप किस चीज को लेके चल रहे थे वो चीज को लेके चलिए ना, आप जिस चीज पे खड़े हुए थे उस चीज पे खड़े रहिए ना। मैं एक इलेक्शन हारेंगे, 3 इलेक्शन हारेंगे। बहुत जरूरी चीज पर सभी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो रोल था वो महादेव ऐप का भी था। और इस महादेव ऐप के बारे में मैं चाहूंगा कि अमन बंदवी जी बताएं कि ये महादेव ऐप, ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन पहली बार हमें स्टेट इलेक्शन में देखने को मिला कि महादेव ऐप एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि भूपेश बघेल उसमें आ गए। और फिर इसके बाद ये एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट हुआ कि जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है वो युवाओं विरोधी है, वो एक भ्रष्ट सरकार है। और उसी पर उस समय जब चुनाव चल रहा था तब माहौल बन गया। अमन जी। थैंक यू अभिषेक। अभिजीत, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो अभी आपने बोले। मैं लेकिन सबको सुन रहा था और एक चीज जो अभिषेक से मैंने सीखी है, दैट इज दैट वी नीड टू कीप हमारा जो नैरेटिव है ना वो जैसे हम दिल्ली में बैठा हूँ एंड एज थिंक टैंक्स वी आर प्रोन कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा चिंतन करें, राउंड टेबल्स करें, एंड मेरे को लगता है कांग्रेस इसी में फंस गई है। सो ये इससे निकल के एंड द दूरी, they are far rooted, they have gone very far from the ground now, so they are very vocal in as a spokesperson tv channels पे, facebook पे। दीपेश ने अभी बताया कि the missing link always has been the narrative build up। अभी महादेव ऐप का जो जिक्र किया, that is a corruption allegation which has stuck, and for a party which has got a state in its grip, and they were known to change the face of Chhattisgarh as a state which was on a very good path, वो अपनी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी को स्ट्रांगली कर भी नहीं पाई, एंड द करप्शन एलिगेशन स्टक सो हाई that even during the preparation stage they have had to drop, I think 22 MLAs जिनको उन्होंने टिकट नहीं दिया। I think that was the strategy employed that they took, and in the end I think 9 of them lost also. So even the ones that were retained, whenever a person feels, a citizen feels that my money is being squandered away, और मेरे पॉकेट से पैसे लेके आप अपना कुछ नेफेरियस डिजाइन है आपका, एंड इट इज राइटफुली नॉट योर्स, एंड इट इज अंडर द गार्ब ऑफ अ गेम और एन ऐप, और लोगों को ये बहुत जल्द समझ आ गया कि उनका जो टाइम है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन अ वेरी डिफरेंट फैशन बाय द वेरी गवर्नमेंट दैट इज सपोज्ड टू बी फॉर देयर वेलफेयर, and this worked incredibly positively for BJP because they had a very strong counter narrative। और मुझे याद है मोदी जी के आई थिंक एक स्पीच में द डायरेक्ट रेफरेंस वाज देयर कि महादेव को भी नहीं छोड़ा ऐसे। आई थिंक दैट दिस नैरेटिव कुछ साल पहले तक वाज अनथिंकेबल, यू डोंट क्रॉस अ लाइन एक्चुअली, and this was very hard hitting, actually you have to change with the times। और आज के टाइम के हिसाब से द नैरेटिव, द मैसेजिंग एंड द राइट communication language, even the lingo, sometimes even we discuss sitting in Delhi, and when we are discussing internally, I know that the language that we speak is not what is needed on the ground। it is a very different language जिसकी audience बहुत सीमित है, it's a very limited scope, and that is exactly where we find Congress absolutely comfortable। they will come and shout on TV channels, they have very fancy roundtable discussions, they have very fancy spokespersons। ये जो चिंतन शिविर होते हैं ये भी they don't carry far, because at the end of the day when the analysis का analysis होता है, that is between a chosen few, as someone else was also saying that they are handpicked persons। So ground reality is absolutely missing, discontent, corruption allegations,
anti-incumbency, and I will go so far as to say that some surveys also said that there were tribal discontent also. And Yes. this entire thing for Baghel and his team to not rise to the occasion ke tribal discontent is also an issue, was what made them falter in the last stages. And I will see from a very PR narrative messaging perspective, it's a failure which will hit more because you already had a state, and to normalize it कि हर बार एंटी इंक्यूबेसी आती है, और if we are getting less votes, it's that the voters need a change. This is not true at all. Pro incumbency is an art and a science and a political ploy. You need to work on it, you need to build on it, and this is where I think the context lies. ये जो हम बात कर रहे हैं tactical है, strategic है, कितनी कांग्रेस तक पहुंचती हैं, उनको कितना समझ आ जाए और वो उसको कितनी तरह इजीली अडॉप्ट करते हैं, ऑन ग्राउंड लाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वॉल है. अगर आप मुझे पूछे, आई हैव हैड सम एक्सपीरियंस इन जस्ट रीचिंग आउट टू देम इन द एपेक्स. Correct. 5-6 बंदे अगर आप गिने कि यार इनके हाथ में होता है ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डिजाइन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, या एट ए वेरी मैक्रो लेवल की कैसे क्या नया चीज करनी चाहिए, उन तक पहुंचना भी एक it's quite a task. And Yes. After a certain time we just don't care, because they should be the one who should be caring. It's not our obligation. मैं पिछले राउंड टेबल में भी आई थिंक हमने ये बात की थी कि हमें कन्विंस करना कि हम लोग उनको एज अ वर्दी ऑपोजिशन कंसिडर करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ओनस कांग्रेस की है. As a citizen of the nation, I feel that BJP is on a strong wicket, but the nation will rise if we have a worthy, strong opposition also. For a worthy, strong opposition, why is it that today we are normalizing actually that BJP ने अगर मान लीजिए एक भी चीज हमें पसंद नहीं आती है, so the natural tendency is that Congress, this should change. I believe the regional parties have a strong role to play here. The space for a worthy opposition is absolutely wide open. Congress is again doing the biggest mistake in my mind. Leave aside playing the victim card, leave aside being abusive, leave aside not working on a positive agenda in their manifesto, in their narratives, leave aside not even picking up the far-reaching, as Abhijit was saying, SDG, ESG. I don't even know the persons on the ground or the person responsible state do also understand the nuances what he was driving at, but in a different manner. Agar poverty reduction, water in every home, gas in every house, women empowerment, and a fixed amount for a girl child, fixed amount for ladies, even ये जो चीजें हैं यही मैनिफेस्ट होके नहीं समझ आई, ये भी अलग बात है. लेकिन अपने आप को मेरे को तो लगता है वो जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के बाद they lost the plot I think 2-3 times, and today they are at a position that they need to fight for second position. They are in the race for the second position now. Who is the worthy opposition? That is a wide open space. These are my 2 cents. I think this is where I will draw a pause. जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने 2 चीजों पर बहुत हाईलाइट किया. वन वाज फार्मर एंड सेकंड वाज करप्शन. Yes. पूरे उनके मैनिफेस्टो में, इन एंटायर मैनिफेस्टो, दे हाइलाइटेड फार्मर डिस्ट्रेस, एग्रेरियन क्राइसिस एंड corruption related issues, and how they will counter corruption during BJP government if they came into power. So they एक चीज लास्ट चीज अभिषेक, एक जस्ट वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ. जो अभी बात हमने नैरेटिव बिल्डअप की मैंने जो बोला कि दे आर लूजिंग द प्लॉट ऑन बीइंग अ वर्दी ऑपोजिशन, both crude manner में अगर हम इसको देखें, the very fact that BJP is taking fresh persons, fresh faces as CMs and breaking the family or legacy stronghold and giving a chance, and the last word surname getting Yadav getting a CM position, this itself is something that Congress could have done ages back. But let's see, another time lost. मैं
फिर से अनुरोध करूंगा सदत जी से, सदत अनवर जी से, कि अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ और जो आपकी फीलिंग है वो क्या बोलती है, कि क्या चीजें हैं जो कि शायद हम छोड़ रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, दो बात आपके लगभग 1 घंटे के इस बातचीत से दो चीजें निकल के आती हैं जो मैं समझ पाता हूँ। वो ये कि सबसे पहली चीज, मैं आपकी तरफ से ही शुरू करूं कि आज राजनीति का पैटर्न ऐसा हो गया कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास न करके कंसल्टेंट पे विश्वास करने लगे। पूरे चुनाव में आप लोग बिजी हो गए, राजनीतिक कार्यकर्ता नकारा निकम्मा अपने घर में बैठ गए। प्रशांत किशोर बस्तर की किस्मत का फैसला जब पटना से होने लगा और बस्तर का कार्यकर्ता बेकार हो गया, निकम्मा हो गया, उसके पास कोई काम नहीं था, तो लोकतंत्र की उसी दिन हत्या होगी। राम नगीना जी हैं, इन्होंने दुनिया ज्यादा देखी। जिस कमरे में ये बैठते हैं उसमें 6 प्रधानमंत्रियों की किस्मत का फैसला हुआ है। इनके जैसे किसी आदमी को, बौद्धिक आदमी को, समझदार आदमी को, राजनीतिक सूझबूझ कर देने वाले आदमी को कांग्रेस पार्टी के पास आप कोई मशवरा लेके जाइए, कोई सुझाव लेके जाइए। प्रशांत किशोर की तो बात मान लेते हैं, लेकिन राम नगीना सिंह की बात सुनने को तैयार नहीं, जिन्होंने अपनी जवानी, अपने 50 साल लगा दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस राष्ट्र को गलत दिशा में जो ले जाने का काम हुआ, ये कंसल्टेंट आप लोग जो कर रहे हैं, बड़ा ही घातक है साहब। चुनाव में वर्कर हो गया कंसल्टेंट, ठीक है, उसकी कंसल्टेंसी उसके यूटिलाइजेशन को लीजिए, लेकिन कंसल्टेंट और राजनीतिक कार्यकर्ता का अगर क्लब नहीं करेंगे तो राष्ट्र के लिए घातक है साहब। कोई अपनी जवानी इन निकम्मे राजनीतिक नेताओं और दलों के दलदल में फंसने को तैयार नहीं है साहब। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आज का ये जो आपने सबको जमा किया, कुछ बात निकल के आई, कांग्रेस पार्टी को अभी संजीदगी से गौर करने की जरूरत है, कहाँ मिस्टेक है। लीडरशिप को, उनके नेतृत्व को, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, शुभचिंतकों के साथ संवाद करने की जरूरत है। संवादहीनता आप को, जैसे मैं कहता हूँ, रमनगिया जी इस बात के गवाह हैं, जैसे हमारे यहाँ ये था कि हमारे लीडर से हमारा रिश्ता, हमारे नेता चंद्रशेखर जी से हमारा रिश्ता सिर्फ कार्यकर्ता का नहीं था, इश्क का था साहब, महबूबा का था साहब। आग लग जाने वाली कैफियत थी। रमनगिया जी ने मौजूद है यहाँ पे, समाजवादी धारा के लोग ऐसे थे। कांग्रेस के नेता का रिश्ता अपने वर्कर के साथ ऐसा नहीं है। चाह के भी उससे मुलाकात उसके नहीं हो सकती। इतनी दूरी दल के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अंतिम में बात आपसे कहूंगा कि आपने ये सब लोगों को जमा किया और सब लोगों से निकल के जो बहुत सारी बात आई, काश ये होता कि ये बात कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाती। ये बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी, चिंतन करते, गौर करते, चिंतन गौर से, संवाद से रास्ता निकलता है। मैं आपको ये बताऊं कि 1983 में इसी चंद्रशेखर को लोग भूल गए थे। उस चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से राजघाट तक 4260 किलोमीटर पैदल चल के संवाद का सिलसिला बढ़ाया। और राम नगीना जी हैं, शायद आपको याद होगा, उसी जमाने में कर्नाटक का चुनाव आया, शून्य पे हम जो पार्टी हमारी थी, हम रामकृष्ण हेगड़े की शक्ल में कर्नाटका जीते थे। इन्होंने भी यात्रा शुरू की, कर्नाटक बीच में आया, और यही सीधा रमैया हमारे युवा जनता के अध्यक्ष हुआ करते थे, हमारी पार्टी में थे, आजकल कांग्रेस में, वहां वो मुख्यमंत्री बन गए। संवाद से रिश्ता बढ़ता है, लेकिन संवाद नेताओं का संवाद हो रहा है, कार्यकर्ताओं का संवाद नहीं। दलों का गठबंधन बन रहा है, कार्यकर्ताओं का नहीं। आप जैसे अभी मैं ये बात कह रहा था और मैं प्रयास भी कर रहा हूं, उसमें शायद नाकाम भी हो जाऊं। मैंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेताओं का 5 स्टार होटल में आप 200 करोड़ रुपए का खर्चा कर देंगे, क्या बेहतर होता कि उनकी युवा इकाई का ऐसा ही, जो अभी हमारे अभिषेक भाई ने जूम पे मीटिंग किया, कम से कम एक साथ बैठ तो जाओ। एक साथ बैठने को तुम तैयार नहीं हो, तुम बेवकूफ समझते हो कि 140 करोड़ लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। तुम जूम पे नहीं बैठ सकते हो तो तुम्हारे नाम पे लोग थूकेंगे कि नहीं? भाई आपको किसने मना किया था
आपको छत्तीसगढ़ में आपके पास कप्तानी थी ओबीसी की, यहाँ तो बेचारे मुसलमान कुछ है ही नहीं, 2% 3% है। तो आप एक एससी और एक एसटी का उप मुख्यमंत्री बना देते। आपको डॉक्टर ने मना किया था? आपको किसने मना किया था? फिर आप सिर्फ मोदी को गाली देने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो जमाने लग गए कि आप सिर्फ मोदी का और भाजपा का डर दिखा के मैं ये कह रहा हूं, भाजपा, मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं। मैंने एक तस्वीर राम नगीना जी में आपको भेजा, मैंने नानाजी देशमुख भाजपा के बड़े नेता और हमारे नेता चंद्रशेखर जी की एक फोटो जिसमें वो कहते हैं चलो गांव की ओर। बिल्कुल साथ चलने को, राष्ट्र के सवाल पे जब तक आप साथ नहीं चलेंगे, ठीक है सरकार के नीति से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के सवाल पे कम से कम साथ तो चलिए। तन तनाव पड़ जाए भाई। अभी पीके यादव जी से मेरा अनुरोध है कि अभी तक की जो चर्चा हुई और जो उसके मिसिंग पॉइंट्स हैं जो हम कवर नहीं कर पाए, उस पे कृपया कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पक्ष हैं जो हम शायद पहुंच नहीं पाए वहां तक। पीके यादव जी, आदरणीय। अभी आवाज आ रही होगी शायद। जी जी बिल्कुल आ रही। देखिए, हमारी धारणाएं प्राय सफलता और असफलता से प्रभावित हो जाती हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम जो बातें कह रहे हैं उस पे भी इसका एक हद तक प्रभाव है। ये पिछले चुनाव के जो रिजल्ट्स आए, नतीजे आए, उसमें जो हारा उसमें सारा दोष, जो जीत गया वो सारा गुण। हमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करनी होगी। हमें ये मानना होगा कि कहाँ हम चूक गए और कहाँ वो हमसे बेहतर कर पाए। दूसरे पक्ष, हम किसी एक पक्ष से नहीं कह रहे हैं, कहाँ विजयी जो है वो अपने संगठन को इस्तेमाल कर लिया और कहाँ हम नहीं कर पाए। और ये अभी जो बात सदाब भाई ने कही कि नेता को कार्यकर्ता से जुड़ाव होना चाहिए, कार्यकर्ता शुड फील वन विद द टॉप लीडरशिप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज बहुत कुछ हो रहा है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा वगैरह बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन वो रास्ते में एम्ब्रेस कर लेना और अपने कैडर को और अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा अपने साथ रखना, ये दूसरी बात होती। और एक बात और, हम सभी लोग शायद चुनावी प्रक्रिया में जो थोड़ी सी आशंका हुई है उसको कहने से बच रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, और शायद जन आंदोलन सा होना चाहिए। जन आंदोलन अब आज की विधा ही नहीं रह गई। देखिए, सदाब भाई तो इस जमीन पे काम करने वाले आदमी हैं, वो आंदोलनकारी हो सकते हैं और अपने इर्द गिर्द उनका एक चलता रहता है मतलब एक्टिविटी। ये आज की विधा ही नहीं रह गई पॉलिटिक्स में कि हम जन आंदोलन करें और उसके बाद फिर कुछ इश्यूज को हाईलाइट करें और कनेक्ट हो। लोगों से कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है। हम सोचते हैं कि यहाँ कोई भी पार्टी मिस करे तो उसको नहीं किया जा सकता, तो वो तो गलती है। लेकिन अब विजयी के सारे दोस्त माफ, ये भी अच्छा वो नहीं है स्टैंड। वो इसलिए ठीक है, उनके पास बहुत मेरिट्स हैं, धन बल मसल मनी सब कुछ है, तो आप उसको अगर सैल्यूट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन वो उचित नहीं है। तो बस सारांश में अभी ये एक ट्रांजिशन है, और हमारा ख्याल है जो अलायंसेस बनी हैं विकल्प के लिए, उनको आपस में एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि वो अलायंस नहीं, वो वाकई एक दूसरे के लिए काम भी करें, एक दूसरे के क्षेत्र में। अभी सीट शेयरिंग की बात होगी 19 तारीख को, उसके बाद फिर सब चुप हो जाएंगे, सब अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। हम देख रहे हैं कि मतलब बिना एक दूसरे से संवाद किए लोग ऑलरेडी अपनी क्रियाविधि शुरू कर चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा जाके मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो भाई सबको साथ अलायंस पूरा साथ साथ आए जाए और बैठे, तब तो बात बनती है। हमें ये एक बहुत निराशा होती है जब मैं ये देखता हूँ कि इस अलायंस के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के बहुत कुछ शुरू कर लेते हैं और फिर बाद में दूसरे से संवाद करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लड़ जाते हैं और फिर एक दूसरे का नुकसान होने के बाद इट इज अ बिट टू लेट। तो ये कुछ चीजें हैं, बट देखिए चेंज अपरिहार्य है,
वो होगा। लेकिन ये है कि किसी चीज की परिणति होती है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाने के बाद और बहुत ज्यादा समय गंवाने के बाद। तो अगर हम फेट एक्म्प्लॉय पे छोड़ देंगे तो ऐसा ही होगा, आज नहीं 24 में नहीं, कभी तो वो परिवर्तन होना है। लेकिन हमें भय इस बात का है, परिवर्तन है क्यों आवश्यक, हमें इस बात का भय है कि जिस दिशा में हम बहुत रैम्पेंटली जाने लगे हैं राष्ट्र के तौर पे, कभी वो कहीं गृह युद्ध की स्थिति ना उभर जाए, ये अवॉइड करना चाहिए सारे दलों को मिलजुल के, सारे दलों को मिलजुल के। हम रूलिंग पार्टी से भी ये अपील करेंगे और बाकी विपक्ष जो है वो उनको तो करना ही है, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। तो ये दिशा बदलें और गृह युद्ध ना होने दें, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो बस लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे चुनाव परिणाम आते जाते रहेंगे। अगर प्रक्रियाएं कहीं पे गड़बड़ हैं तो उनपे भी मुखर होकर बात करना चाहिए। ईवीएम की मेल फंक्शनिंग ने ज्यादा सजेस्ट किया है देन फंक्शनिंग, है ना। मेल फंक्शनिंग ईवीएम्स आर यूजुअली डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन, और दूसरी बात है ट्रक लोड्स ऑफ ईवीएम्स गेट इन एंड आउट ऑफ द स्ट्रांग रूम, ये सब बातें हैं। और द गैप बिटवीन इलेक्शनिंग, आई मीन द पोलिंग एंड द रिजल्ट्स, जो काउंटिंग होती हैं, वो गैप भी बहुत कुछ बदल देता है चुनाव परिणाम। ऐसा कुछ लोगों ने स्टडी किया है और कुछ आंकड़े आए हैं। तो ये थोड़ा सा मिनिमाइज होना चाहिए। लेकिन हम किसको कह रहे हैं, हम तो आपस में बात कर रहे हैं ना, हम वी आर स्पीकिंग टू द वॉल, द अदर साइड इज नॉट रिसेप्टिव टू आवर आइडियाज, है ना। तो ये मुद्दे हैं और इनको उजागर करते हुए शायद बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव लेकिन एजेंडा ले आना चाहिए कि हम करना एक्चुअली क्या चाहते हैं। दूसरे क्या गलत कर लिए वो तो एक बात है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं वो होना चाहिए। और भूपेश बघेल से हमें आशा थी कि वो शायद बहुत कुछ किए हैं उसके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, और उनको होना चाहिए था दोबारा, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेट अस फेस दिस रियलिटी आज की तारीख में। बिल्कुल। मैं आग्रह करूंगा राम नगीना सिंह जी से, वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को क्या संदेश देना चाहेंगे, और ये जो भी इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में जो चुनाव परिणाम आया है उससे कांग्रेस के लिए वो किस तरह का संदेश है। राम नगीना सिंह जी। कांग्रेस आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को अपने छोटे भाइयों के साथ ईमानदारी से बात करनी चाहिए, बिना छल प्रपंच के बात करनी चाहिए, और सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का साथ लेकर के, सब लोगों को उचित हिस्सा देकर के लड़ाई लड़े तो अभी भी कुछ बात बन सकती है। हेलो जी 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 प्लीज। मैं बिल्कुल सहमत हूं, और दूसरी पार्टियों को भी इसी तरह से खुले मन से कांग्रेस से इंटरेक्ट करना चाहिए। ऐसे ना हो कि नाम के लिए बैनर बना है। जी मैं आग्रह करूंगा दीप्ति विलास सर से, आप काफी बड़ी पोजीशनों पर काम किया है आपने, और आपने सरकार की कार्यप्रणाली देखी है। आप होम मिनिस्ट्री में भी थे और बाकी साथ ही साथ प्रदेश सरकारों के साथ भी काम किया। तो ये मैनिफेस्टो जो पार्टियां बनाती हैं उस पे अमल होता है या नहीं होता है, और फिर चुनाव आता है और फिर मैनिफेस्टो बनता है। तो इस मैनिफेस्टो से मैंडेट और मैंडेट से मैनिफेस्टो के साइकिल, और ये जो छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखिरी में आपका विचार हम लेना चाहेंगे। आप वीडियो अगर ऑफ भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दीप्ति सर, क्योंकि आपका हेल्थ मैं जानता हूँ कुछ दिक्कत है। थैंक यू अभिषेक जी। आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। ओके, मैंने बहुत गंभीरता से अभी तक जो वक्ता है उन सब की बात सुनी। सभी सीजन है और अपने अपने जो जीवन पर्यंत उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, सुना है, सोचा है, समझा है, और जिसका उन्होंने कार्यान्वयन भी किया है, इसको सामने लाए हैं, जो बहुत ही
बहुत ही अच्छा हुआ सुनने को कि ओल्ड गार्ड के जो पॉलिटिशियन थे उनमें और करंट क्रॉप के पॉलिटिशियन में काफी फर्क आ गया। फर्क इस तरह आ गया कि पहले करिश्मा चलता था, अब करिश्मा बहुत कम चलता है। और एक तो वो है, दूसरा ये कि मैनिफेस्टो को कोई पढ़ता नहीं था, पार्टी खुद नहीं पढ़ती थी। मैनिफेस्टो में और रियलिटी में कोई तालमेल होता ही नहीं था, वो अलग अलग होते थे। आज के मैनिफेस्टो बहुत पॉइंटेड है। पॉइंटेड इन सेंस वो कहते हैं कि मैं इतना तुमको दूंगा, चावल इतने में दूंगा, मंथली आपको इतना दूंगा, गैस में इतना बेनिफिट दूंगा, पेट्रोल में इतना बेनिफिट दूंगा। तो ये जो एक्चुअल कॉन्क्रिटाइजेशन जो इस जमाने के मैनिफेस्टो में आया है, पहले होता नहीं था। पहले वो सिर्फ नोशनल आइडियाज उसमें आते थे, लेकिन कब तक और कहाँ तक वो इम्प्लीमेंट कर पाते थे ये तो हम लोग खुद ही जानते हैं। लेकिन इससे अब जो नए नए ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियन और नई ब्रीड ऑफ पॉलिटिक्स भी आ गई है, उससे बेसिकली लीडरशिप का रोल अब ज्यादा और बढ़ गया है। पहले करिश्मा हो गया और अगर लोगों से अच्छा तालमेल हुआ तो लीडर हो गया। लेकिन आज लीडर को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो पहले नहीं होने चाहिए थे, नहीं होते थे। करिश्मा हुआ तो लीडर बन गया और कुछ न करे। आज की डेट में कोई लीडर चुप बैठ नहीं सकता है। उसको जो जमीन की सच्चाइयाँ हैं उससे वाकिफ होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और रिएक्शन टाइम पहले बहुत स्लो होता था, लेकिन आज की डेट में ये है कि रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। और जो पार्टी इस तरह के नए रूल्स को नहीं अपनाती है तो उसको सफलता शायद मिल नहीं पाएगी। तो हमारे जी जो पुलिस है इन्होंने काफी प्रकाश डाला है इन सब सब्जेक्ट्स पर। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जो ऑर्गेनाइजर ने संगठित किया है, इसमें इस बैठक को कराया है, उनको साधुवाद देता हूँ कि इतने अच्छे लोगों को आपने इकट्ठा किया, इतने अच्छे आपके आइडियाज आए हैं। तो इसको हम लोग अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करके यूज भी कर भी सकते हैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फोरम में। थैंक यू, जी थैंक यू जी। धन्यवाद। हमारे साथ रियलमी RMX 3761 नाम से कोई सज्जन जुड़े हुए हैं। उनका नाम नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ समर्थ जी, अंतरंग आनंद जी, अ, और हमारे अन्य साथी, क्योंकि आखिरी का कुछ मिनट शेष हैं। कोई भी बात शेष रही हो तो उसको आप रख सकते हैं, और ये सारी चीज की रिकॉर्डिंग और इसका ट्रांसक्रिप्ट हम लोग बनाएंगे और संबंधित व्यक्तियों तक इसे प्रेषित किया जाएगा। ये इसको मैं अश्योर करता हूँ सभी के समक्ष। आ, आ, सम्राट जी, रियलमी, और हमारे अन्य साथी कोई भी, अंतरंग आनंद जी, आप एक बात बताइए कि हमने सारी चीज की चर्चा कर ली, लेकिन धर्म का पक्ष जिसको आप अच्छे तरह से बता सकते हैं, और वो कहाँ पर रोल प्ले करता है इस इलेक्शन रिजल्ट में, और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में, या छत्तीसगढ़ चुनाव के परिणामों में। अंतरंग जी। नमस्कार जी। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले ये जितने भी जो कैंडिडेट्स थे उन और प्लस जो MLA थे उन कांग्रेस के। लोगों को, जी कांग्रेस के, जी। उनको योग सिखाने के लिए गया था। तो ओके, वहां कैंडिडेट्स। पर वो लोग, हाँ वो लोग पूरे मतलब 250 कार्यकर्ताओं को हमने योग सिखाया एक साथ। तो उसमें हमने ये देखा, मतलब वो भूपेश बघेल जी का ही इनिशिएटिव था, मुझे मुख्यमंत्री जी द्वारा बुलाया गया था। तो मैं वहां देखा कि उनके पास हिंदुत्व कार्ड वो भी प्ले कर रहे थे, यानी वो भी जो धर्म की बात उनके साथ भी थी। फिर उनके साथ जो ये जो नरवा गुरवा जो प्रोजेक्ट है गौठान का, तो मैं उनके साथ गांव गांव में भ्रमण किया और करीब करीब उन्होंने बताया कि 6,500 गौठान जो गायों को रखने वाली बात है। तो गौ रक्षा की बात
वो भी कर रहे थे, गौ रक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद वो जो रिपा है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ये सारी चीजें प्रदीप शर्मा जी उसके लीडरशिप में थे। प्रदीप शर्मा जी इसको इनिशिएटिव दे रहे थे। इसमें हमने देखा कि उनके अंदर मतलब पूरी धर्म की बातें वह कर रहे थे। मैं थोड़ा सा यह सोच रहा था, क्या यह अभी की रणनीति है कि चुनाव में, क्योंकि उन जितने भी उसमें कैंडिडेट थे, आधे लोग मतलब उनको टिकट चाहिए थी, तो वो लोग अपना अपना सब कुछ इस तरह का रोल प्ले कर रहे थे कि उनको समाज को यह दिखा सके कि हम धार्मिक हैं। और जब हम गांव में गोठान परियोजना में गाय के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ, गांव में आदिवासियों के साथ, ग्रामीणों के साथ जब हम मिले, तो जो गौशाला या गौ रक्षा के लोग, जो बीजेपी और आरएसएस के लोग जिस तरह से करते हैं, तो उसमें ये लोग भी, जो कार्यकर्ता और कैंडिडेट्स और यहाँ तक कि कुछ एमएलए भी हमारे साथ थे, तो उनके साथ हमने देखा कि वही रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन अकेले जाकर के मैं इन लीडर्स से दूर जाकर के मैं उन गांव वालों से जब बात किया, तो गांव वाले खुश नहीं थे। तो हमें लगा कि वो गैप इसीलिए है क्योंकि वो धर्म की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो जो गाय की रक्षा के लिए जो सेवा योजना और उनकी जो जरूरतें हैं और उनकी जो जीवन की, जो अभी हमारे सदर अनवर भाई ने बताया कि जो गांधी जी की जो बात है ग्रामोद्योग की, या जो ग्राम स्वराज की और स्वदेशी की, ये सारी बातें जो एक ग्रामीण को समझ की जरूरत है उनको स्वावलंबन के लिए, वह एक्चुअली इस परियोजना के बाद भी मुझे मतलब आक्रोश ही दिखा लोगों में। और हो सकता है कि ये चुनाव की प्रक्रिया में एक रिएक्शन के रूप में आया होगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई गौठान के नाम पे, रिपा के नाम पे, और उसके बाद भी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है। तो हो सकता है कि यह गैप उसमें जो जो बाद में बीजेपी जो प्ले करती है धर्म के नाम पर राजनीति, बीजेपी ने इस हिंदुत्व के नाम गोठान पर, योजना में 1800 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया है कांग्रेस पर। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि वहाँ जो बेसिक अम्यूनिटीज है, जैसे मैं गौशाला में काम करता हूँ, तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा वर्मी कंपोस्ट के लिए काम तो हो रहा है, लेकिन गाय वहाँ नहीं दिख रही थी। और गाय चारा कहाँ है, चारा ये नहीं पता चल रहा था, गाय चरते हुए दिख रहे हो नहीं समझ में आ रहा था। गांव वालों की गायों के लिए गाय वाले बोलते थे कि हम लोग वहाँ भेज तो देते हैं, लेकिन वहाँ चारा नहीं मिलता। तो ये जो है कि उसको हमें डेवलप करना है वो सब, लेकिन बहुत सारे जगहों पे था, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह ऐसा था। तो ये सब चीजों को अगर हमको कैटर करना है तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यही हमारी समझ है कि सिर्फ धर्म के नाम पर, यहाँ बीजेपी के बारे में भी हम वही कहेंगे कि धर्म के नाम पर सिर्फ बातें करने से धर्म स्थापित नहीं होता है। धर्म तो कर्म से जुड़ा है, जो यत धारत यह स धर्म, मानवीयता से जुड़ा है, वह हिंदू मुस्लिम की स्थिति से नहीं जुड़ा। तो वह तो यम नियम धृति क्षमा दमस्ते शौचम इंद्रिय धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, इससे जुड़ा है। यह अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से जुड़ा है। तो मनुष्य मानवीयता से जुड़ा है, क्योंकि धर्म बिना मानवता के हो ही नहीं सकता। तो यह जो चीज है, यह दोनों को समझने की आवश्यकता है कि जिसने इसको किया उसने जीता। और आज जनता बिल्कुल जैसे सही बदल बात रही है, बोली। राजस्थान बदल और रही है। मैं इसी पे सदाब अनवर जी को भी ये याद दिलाना चाहता हूँ कि शायद ये पार्टी के जो नेता हैं और जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, ये धर्म के रास्ते से भटक गए। वो अपग्रह और सत्य और अहिंसा और ये लोभ और लालच के माया जाल में फंस गए और जो मूल सिद्धांत से उनसे भटक गए। और इसी वजह से, इसी लोभ लालच के चलते हम जैसे कंसल्टेंट्स को वो लोग बुलाते हैं और चुनाव में एक कुछ जादू की उम्मीद करते हैं। तो जो पार्टी का संगठन होता है, जो कैडर होता है, वो ठगा सा महसूस करता है। और सदाब जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि शायद मैं उन कुछ चंद कंसल्टेंट्स में
जिन्होंने पहले एक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर जमीनी स्तर पर कई साल तक काम किया और इसके बाद हम इस पॉलिटिकल कंसल्टिंग के फील्ड में आए। तो जो कार्यकर्ताओं का दर्द होता है वो शायद हम उतना ही बखूबी जानते हैं जितना आप जानते होंगे, और ये एक बहुत सीरियस विषय है। इस पर कोई भी राजनेता सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनका केवल एकमात्र लक्ष्य होता है पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण थी हमारे लिए। एक चीज ऐड करना चाहूंगा अभिषेक भाई, मैं एक बात ये ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम तमाम साथियों की बात उन तक पहुंचाएंगे जो लूज कर गए, और उन तक भी पहुंचाएंगे जो सत्ता पा लिए। जिन लोगों ने लूज किया है, कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब और उनकी पूरी टीम, उन तमाम लोगों को मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा कि जब तक आप अपने सेवा दल को जिंदा नहीं करेंगे, लोगों के दुख में, सुख में, गरीबी में, मुफलिसी में, जरूरत में, भूकंप में, जैसे आरएसएस के लोग जमीन पे जाके काम कर रहे हैं, सेवा दल को जिंदा नहीं करेंगे तो फिर आप भारत पे पूरी तरीके से कब्जा आप नहीं कर सकते। सेवा दल पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, सेवा दल को आप डमी बना के रखेंगे तो काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। फिर एक बार मेरा आग्रह है कांग्रेस के लीडरशिप से कि सेवा दल पे को मजबूत बनाइए, उसको स्वतंत्र बनाइए, ऑटोनोमस बॉडी बनाइए, वही राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है और आपको लाल किले तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही बात बोली। इसी बात पे हमने केसी वेणुगोपाल जी को भी लिखा था, नगीना जी के ही प्रोत्साहन से, लेकिन जवाब नहीं आया कुछ। शायद वो इससे भी कुछ बड़ा सोच रहे होंगे। हमारे कुछ बीजेपी के साथी थे, वो शायद शपथ ग्रहण में व्यस्त होने की वजह से आज शामिल नहीं हो पाए, नहीं तो थोड़ा एक बीजेपी पक्ष भी इसमें निखर के आता। आप सभी ने आज की चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मैं सभी साथियों का, सदप अनवर जी का, वाईके यादव जी का और हमारे शर्मा जी का, जितने भी साथी हैं उन सभी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और ये सारी बातों को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे। आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।